तुम्हारे बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारे बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे ये शायरी बहुत सटीक बैठती है। 2024 का प्री एग्जाम हो चुका है और कई सारे प्रश्नों के उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गलत दे दिए हैं। परीक्षार्थियों में एकदम हड़कंप की स्थिति है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सोर्स जुटाएं, क्या सही होगा क्या गलत, आयोग किन सोर्सेज को मानेगा किन को नहीं मानेगा। घटनाचक्र पब्लिकेशन आपकी मदद के लिए तैयार है और ऐसे सोर्सेज जो ऑथेंटिक हो सकते हैं, जो रिलायबल सोर्सेज से हो सकते हैं, उनको लेकर और सही आंसर बताने के लिए आपके समक्ष मैं हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला ही जो प्रश्न है वो 16वां क्वेश्चन नंबर 16वां है। हमने जो बुकलेट दी है उसमें एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। इसका मतलब है इसमें यह बताना है कि सबसे पहले घटना कौन हुई, फिर दूसरी घटना को कौन हुई और तीसरी कैसे हुई, फिर चौथी कब हुई, यह बताना है। अगर आप ऑथेंटिक सोर्सेस से देखेंगे तो सबसे पहली घटना होती है ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। हम पूरा सोर्स भी आपको बताएंगे। यह होता है जनवरी 1946। ये जनवरी 1946 को होता है और आयोग इस बात से सहमत है, मतलब चौथा सबसे पहले होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी घटना होती है 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह। तीसरी घटना होती है कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट, ये होता है 19 फरवरी 1946 को। और चौथी घटना होती है अंतरिम सरकार का गठन, जो सितंबर 1946 में होता है। इस तरह से आयोग का ये प्रश्न ये गलत हो जाता है और सही आंसर हो जाता है 4, 1, 2, 3। अब आपको मैं सारा सोर्स दिखाने जा रहा हूं जिन सोर्सेस के आधार पर हमने ये निर्णय लिया है और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। पहला सोर्स है, देखिए, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू इंडिया का सोर्स है। अब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इंडिया कब आया, इसका सोर्स है तो जनवरी में आया और फरवरी तक रुका। यह सोर्स यूके पार्लियामेंट का सोर्स है और सोर्स को डाउनलोड करने का हाइपरलिंक भी दिया गया है। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, हमने कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ होगा, तो आप उसके माध्यम से सोर्सेज भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। देखिए, तो ये निश्चित हो गया कि जनवरी का है। देखिए, इसमें पूरा विस्तार से दिया गया है और ये हाइपरलिंक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा सोर्स डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। अब नेवल म्यूटिनी है, जो 1946 का जो नौसेना विद्रोह हुआ था उसके बारे में, उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो ये हुआ है 18 फरवरी 1946 को। 18 फरवरी 1946 को इसमें आपको पूरा सोर्स मिल जाएगा और इस सोर्सेज के द्वारा आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के साथ ही आपको ऑथेंटिक उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये सोर्स का वो लिंक है। अब कैबिनेट मिशन का अनाउंसमेंट देख लीजिए। कैबिनेट मिशन के अनाउंसमेंट से संबंधित जो सोर्स है ये यूके पार्लियामेंट का सोर्स है। जब अनाउंसमेंट हो रहा था 19 फरवरी, देखिए 19 फरवरी 1946 लिखा है और टाइमिंग है 2:35 PM, यानी दोपहर में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, यानी 19 फरवरी, ये सही है। और पूरा डिटेलिंग है, देखिए, विस्काउंस साइमन नाम के व्यक्ति का पढ़ा हुआ पूरा ये प्रपत्र है। माय लॉर्ड मे आई बी प्राइवेट नोटिस आस्क द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो सोर्स है ये सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और यूके पार्लियामेंट दोनों से है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे मैं इसका भी हाइपरलिंक हमने लगाया है। देखिए, पूरा प्रपत्र है, कैसे प्रेजेंट किया गया, कैसे पास हुआ, कैसे अनाउंसमेंट हुई, इसमें भी किसी डाउट की गुंजाइश नहीं रह जाती है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो देखिए पूरा है, प्रोसीजर है, पूरा कैसे चीज़ें हुई, किस तरह से, पूरा विस्तार से आपको ऑथेंटिक सोर्स हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ भी लेंगे और पढ़ने के बाद जो है आप निष्कर्ष पे पहुँच जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इस तरह से आंसर नंबर जो 16 जो इस बुकलेट में दिया गया है वो गलत साबित हो जाता है, आयोग गलत साबित हो जाता है। और अंतरिम सरकार का जो गठन है, अंतिम सरकार का गठन जो है वो सितंबर 1946 में किया गया है। इसका सोर्स ये है। तो क्या कुल मिलाकर ये प्रश्न जो है आपका, ये आयोग को डिलीट करना पड़ेगा या अपना आंसर बदलना पड़ेगा। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आयोग ये मान रहा है कि संथानम समिति पंचायती राज वित्त से संबंधित नहीं है। हालांकि हमने सोर्स सभी के लगाए हैं, लेकिन हम आपको उलझाएंगे नहीं। आयोग को गलत साबित करने के लिए आपको इससे संबंधित सोर्स चाहिए, यानी आपको ये सोर्स चाहिए कि पंचायती राज वित्त से ही संथानम समिति संबंधित थी। इसका भी सोर्स हमने लगा दिया है, इस सोर्स को भी आप यहाँ से
देख सकते हैं। देखिए पंचायती राज संबंधित जो सोर्स है, एक टेबल तो ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से हमने दिया है, ये एक सोर्स ये है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें जो है के संथानम समिति की चर्चा है। के संथानम समिति ये देखिए 1963 में इसकी घोषणा हुई थी। के संथानम समिति 1964 में भी बनी थी, जो भ्रष्टाचार पर केंद्रित थी, जिसके आधार पर सीबीआई वगैरह के गठन की बात की जाए, लेकिन वो 1964 की है, ये 1963 की है और इसमें डेट नहीं दिया है। आयोग ने यही समझकर ये किया होगा, लेकिन अगर आपने डेट नहीं दिया है इसका मतलब है कि आप गलत साबित हो जाते हैं। देखिए इसमें साफ लिखा है के संथानम कमेटी रिकमेंडेड लिमिटेड रेवेन्यू रेजिंग पावर फॉर पंचायत एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस तरह से इन्होंने जो कोड मिलाया है वो गलत साबित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक देखिए इसी को और सोर्स विस्तारित करते हुए यहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो और विस्तार देते हुए देखिए मेन हमने जो है, जो मेन इसकी रिपोर्ट होती है, जो संथानम कमेटी का जो पूरा मामला है, वो एकदम हूबहू मौलिक सोर्स लगाया है, प्राइमरी, ये प्राइमरी सोर्स है, आप समझ लीजिए प्राइमरी सोर्स भी हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। द संथानम कमेटी ऑन पंचायती राज फाइनेंस की बात इसमें हो रही थी। इस तरह से आयोग का ये भी आंसर गलत साबित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट BOGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें प्रश्न ये कह रहा है कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। इसी में कंफ्यूजन है, ये तो एकदम जो है इन्होंने जो आयोग जो माना है वो सही है, लेकिन अभी केवल एक सही मान रहा है, यानी सेकेंड समिट हाल ही में हुई थी। लेकिन ये हाल ही में जो शब्द है, यही शब्द सारी समस्या की जड़ है। हाल ही में आप कब तक ले जाएंगे? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो सेकेंड समिट हुई है, देखिए मैं आपको पूरा सोर्स दिखा रहा हूं। सेकेंड समिट इनकी जो हुई है ग्लोबल साउथ समिट, वो हुई है नवंबर 2023 में। कब हुई है? नवंबर 2023 में। और जो फर्स्ट समिट हुई है वो जनवरी 2023 में हुई है। खैर ये सेकेंड समिट है, सेकेंड समिट जिसके आधार पर आयोग अपने आप को सही साबित कर रहा है। और जो थर्ड समिट हुई है ये हुई है अगस्त 2024 में। अब सोचिए आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में। अगर दिसंबर 2024 में कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हाल ही में दूसरी हुई है कि तीसरी हुई है, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहेगा? आपका कॉमन सेंस ये कहेगा कि तीसरी हुई है भैया, क्योंकि ये अगस्त में हुई है और ये नवंबर में हुई है, पुरानी हो चुकी है, इसलिए हाल ही में इसको मानेंगे। जो घटना आप के आयोजन के ज्यादा करीब होगी उसको माना जाएगा, वो ज्यादा रिसेंट है, ज्यादा हाल की है। तो इस तरह से आयोग यहां गलत साबित हो जाएगा। अब आयोग पर एक बात और भी है कि वो कहेगा कि भाई हाल ही में तो 1-2 साल हो सकता है। तो इसको एक डाउट को और क्लियर करने के लिए देखिए, हाल ही में इनकी जो पहली समिट हुई है वो भी हाल ही में मानी जा सकती है। वो कब हुई है? वो कब हुई है अब बताते हैं आपको कब हुई है। देखिए ये सब सोर्स है, जो आपको सोर्स मिल जाएगा। अब ये जो हाल ही में इनकी समिट हुई है ये 2023 जनवरी में हुई है। अब जनवरी 2023 में हुई है, देख लीजिए ये सोर्स है। इंडिया होस्टेड फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट ऑन 13 जनवरी 2023, यानी 12 से 13 जनवरी 2023 को हुई है पहली, फर्स्ट। समझिएगा इस बात को ध्यान से। और सेकंड जो हुई है इनकी, ये हुई है नवंबर 2023, ये 2023 है। और जो थर्ड समिट हुई है वो हुई है अगस्त 2024। अब ये कह रहे हैं आयोग महोदय हाल ही में ये कह रहे हैं। अगर हाल ही में ये कह रहे हैं, और इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी मैं आपको कर देता हूं कि इंग्लिश में ये क्या कह रहे हैं, उससे आपको और चीज़ें जो है थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये कह रहे हैं इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड, शब्द आ रहा है रिसेंटली। अगर अंग्रेजी तर्जुमा पे हम देखेंगे रिसेंटली। अब आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपका एग्जाम दिसंबर में हुआ है, दिसंबर 2024 में हुआ है, तब आप रिसेंट किसको मानते हैं? क्या आप रिसेंट अगस्त 2024 को मानेंगे, या फिर आप रिसेंट नवंबर 2023 को मानेंगे, या फिर आप रिसेंट जनवरी 2023 को मानेंगे? अगर आयोग ये कह रहा है कि हम सेकंड को मानेंगे, तो आयोग से सवाल हो जाएगा कि आप भैया फर्स्ट को क्यों नहीं मानोगे? अगर आप सेकंड को रिसेंट मान सकते हो तो फर्स्ट को क्यों नहीं मानोगे आप?
क्या आपकी मर्जी से सब कुछ होगा? मेरा मतलब ये है स्टूडेंट फ्रेंडली चीजें बनानी ही होंगी। जब आप हाल रिसेंट शब्द को परिभाषित करेंगे, आयोग की बात कर रहा हूं, तो रिसेंट शब्द में आप जनवरी मानेंगे कि नवंबर मानेंगे कि अगस्त मानेंगे, आपको यह भी परिभाषित करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड मानेंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने जनवरी क्यों नहीं माना फिर। तो ये एक प्रश्न है जो विवादित प्रश्न है और मेरी समझ में आयोग को इसको डिलीट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोर्स सारा आपको हमने यहां पे लगा दिया है। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर क्या है? 83 है। इसमें क्या पूछ रहा है? कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह बताना है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। इसका उद्घाटन किया गया 8 मार्च 2024 को, पहला कथन है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, यह कथन तो नितांत गलत है। इसको जो है जापान द्वारा किया जा रहा है और आयोग इस बात से सहमत भी है कि दूसरा कथन गलत है, लेकिन आयोग 8 मार्च 2024 को मान ले रहा है ये कथन सही है। अब देखिए ये एक्चुअल डेटा जो है 8 मई है, 8 मई, और आयोग क्या मान रहा है? 8 मार्च। इसका मतलब यही है कि आयोग ने जल्दबाजी में जो आंसर की जारी की है उसमें मार्च के जगह पे इन्होंने मई पढ़ लिया है, इसलिए आंसर दे दिया है। और ये आंसर कतई गलत है, बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से गलत है और आयोग को ये जो है मानना पड़ेगा गलत है। इसका पूरा सोर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं जिसके तहत आप क्लेम कर सकते हैं। ये पूरा सोर्स है, नागालैंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, इवनिंग न्यूज 19-20 आवर्स 8 मई 2024, द हेडलाइंस, द चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो सेज Nagaland's close association with Japan has now matured into bilateral cooperation. Ambassador of Japan to India Hiroshima Suzuki and Chief Minister Nipoja Rui inaugurate शब्द है, देखिए उद्घाटन शब्द, इसको हिंदी में उद्घाटन कहा जाता है। कब है? 8 मई को किया गया है और आयोग महोदय ये कह रहे हैं कि 8 मार्च को किया गया है, इसलिए आयोग का ये भी क्लेम गलत साबित हो जाता है और ये भी प्रश्न इनको डिलीट करना पड़ेगा या फिर आंसर बदलना पड़ेगा, जो भी इनकी अपनी मंशा हो। ये इसका डाउनलोड लिंक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे मिल जाएगा। अब चलते हैं 93 क्वेश्चन पे। देखिए 93 जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी कि कितना सजग रहना है आपको अपना आंसर सॉल्व करने के लिए। कैसे है? देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब व्यवस्थित क्या करना है? सबसे पहले योजना कौन सी लॉन्च हुई है उसके आधार पे आगे बढ़ता जाना है क्रोनोलॉजी में। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, 2014 की है ये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की है, इसमें भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सबसे डाउट वाली बात है। और प्रधानमंत्री महिला शक्ति योजना, ये 2017 की है, ये भी अनडाउटेड है। इसी के आधार पर आयोग अपने आप को सही साबित कर रहा है और इसी के आधार पर सारा जो है तिकड़म किया गया है। अब इस योजना में ऐसा क्या है? शब्द पे एम्फेसिस करिएगा। देखिए इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। एक योजना 2020 मार्च में इनॉग्रेट की गई थी, उसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी यहां पे अन्न शब्द जुड़ा है, अन्न शब्द, अन्न शब्द, अन्न शब्द जुड़ा है। वो मार्च 2020 में इनॉग्रेट की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि आप गलत साबित हो गए, आयोग महोदय भी गलत है, आयोग महोदय भी गलत हैं। 93 क्वेश्चन का जो अंग्रेजी है वो भी इस तरह से मैं बता देता हूं। इसमें लिखा है, इन्होंने जो अंग्रेजी में लिखा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जिक्र कर रहे हैं। ये किसका? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और जिस योजना को मानकर ये आंसर दे रहे हैं, ये योजना एक्चुअली 2016 की है, लेकिन इसमें भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शब्द नहीं है, उसमें एक शब्द और है, उसमें है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना। अगर उसकी अंग्रेजी बात करेंगे तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम, यानी इधर इन्होंने अन्न हटाया और इधर डिपॉजिट यानी जमा हटा दिया। आयोग भी गलत हो गया और आप भी गलत हो गए। तो क्या होगा? क्वेश्चन तो इनको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ में ले चलूंगा, उसको आप देख लीजिए, जो ऑथेंटिक पीडीएफ है ये है। इस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं। देखिए इस पीडीएफ में ले चल रहा हूं आपको। इसमें क्या है? इसमें देखिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा, इसमें एक नोटिफिकेशन है आरबीआई का, आरबीआई का एक नोटिफिकेशन है। वो क्या कह रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या कह रहा है देखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा।
देखिए अब आपको आपका उत्तर मिलने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड एप्लीकेशन, दिस स्कीम में बी कॉल्ड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम। ये जो शब्द है डिपॉजिट, डिपॉजिट शब्द है, आयोग ने इस शब्द को मिस कर दिया है। डिपॉजिट शब्द जमा स्कीम, और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री कल्याण योजना का जिक्र कर दिया है। हालांकि जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम यहाँ है, यहाँ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। सरकार के नोटिफिकेशन में कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन अगर ऑफिशियल नाम आप देखेंगे तो ऑफिशियल नाम चूंकि शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम इसका सही वर्ड है। और आयोग ने भी गलत कर दिया है, और आप जो गरीब कल्याण अन्न योजना समझ कर आ रहे थे आपने भी गलत कर दिया है। अगर आयोग गलत है तो आयोग को ये जो है आंसर डिलीट करना पड़ेगा। ये आपका कुल मिलाकर ये इसका आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 110वां प्रश्न है। 110वां प्रश्न क्या है, FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी बमवर्षक UAE विमान है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। अब आयोग क्या उत्तर मान रहा है, एक और दो दोनों को, लेकिन सही इसका उत्तर यही होगा पहला। ये 100 किलोग्राम नहीं है, ये 30 किलोग्राम है। 30 किलोग्राम है, ये 30 किलोग्राम है। पेलोड क्षमता, ये पेलोड क्षमता की बात कर रहा है। और कुल मिलाकर जो पूरा जो है इसका वेट है, देखिए मैं आपको आगे इसका पूरा दिखा दे रहा हूं। इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके आधार पर ये जो है ये सारी चीजें मिली हैं, और उस पर हम आपको कुछ डेटा दिखा देते हैं और समझा भी देते हैं कि क्या पेलोड कैपेसिटी होती है और पूरा जो है वेट कितना होता है, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए ये है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW 102 किलोग्राम है। यानी जब भी कोई यान उड़ने लगता है तो उस यान का वेट, उसमें उसके अंदर जो भी अगर क्रू मेंबर है तो क्रू मेंबर, इसमें चूंकि क्रू मेंबर नहीं है तो क्रू मेंबर नहीं, कुल उस यान का वेट, और यान के अंदर जो पेलोड ले जाया जाता है उसका वेट, और कुल उसके कलपुर्जे जितने भी होते हैं, और फ्यूल का वेट, फ्यूल का यानी ईंधन का वेट, यानी फ्यूल का वेट प्लस जो व्हीकल होगी उसका वेट प्लस पेलोड का वेट। ये 3 प्रकार के वेट जब मिल जाते हैं, ये 3 प्रकार के वेट जब सम्मिलित हो जाते हैं, तब उसको कहा जाता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट MTOW व्हिच इज 102 kg। आयोग क्या कह रहा है, पेलोड वेट की बात कर रहा है। पेलोड वेट यानी जो किसी यान में ले जाने वाला भार है वो कितना है, वो पेलोड कैपेसिटी है 30 किग्रा। इस तरह से आयोग यहां भी गलत साबित हो जाता है, और आपका दूसरा जो कथन है वो गलत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के एक अंतिम प्रश्न जीएस में देखते हैं। 2-3 प्रश्न हालांकि और हैं, जैसे एक प्रश्न डेवलप्ड है, लेकिन उसके बारे में चूंकि वो बहुत कंसेप्चुअल चीज है तो उसके हम संदर्भ में हमने चर्चा नहीं की। हमने फैक्चुअल चीजों की ही ज्यादा चर्चा की है, जिसके तहत हम आपको एकदम प्रॉपर एविडेंस प्रोवाइड कर पाएं और आप सही तरह से आयोग पर क्लेम कर पाएं। देखिए ये 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। निर्वाचन आयोग गलत सुमेलित है, अनुसूचित जनजाति आयोग गलत सुमेलित है, वित्त आयोग गलत सुमेलित है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग आर्टिकल 340 इसको इन्होंने माना है। देखिए इसमें एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। आर्टिकल 340 ये क्या कहता है, ये कहता है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास होगा उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, आयोग का, कमीशन का गठन। लेकिन इस प्रश्न में एक पेंच है, उसी पेंच को आपको समझने की जरूरत है। उस पेंच को समझने के लिए मैं फिर से आपको प्रश्न में ले चलूंगा। देखिए एक शब्द लिखा है सांविधानिक निकाय और सांविधानिक अनुच्छेद की चर्चा कर रहा है। देखिए सांविधानिक, जब निर्वाचन आयोग की बात होती है तो निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान द्वारा इस्टेब्लिश्ड एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। सेम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है और सेम वित्त आयोग है। लेकिन जब संविधान में इसको स्थान दिया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, तो इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 338B, और 338B के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके पहले इसको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक दर्जा प्राप्त था, और आर्टिकल 340 के तहत इसको एस्टैब्लिश तो किया गया था,
लेकिन यहाँ संवैधानिक निकाय की बात हो रही है। और 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला है? वो मिला है 2018 में। पहले 1993 एक्ट के तहत इसको बनाया गया था और संविधान के तहत इसको शक्तियां आर्टिकल 340 दे रहा था, लेकिन जब संवैधानिक चीज हो गई, देखिए इसमें एक प्रश्न, एक जिक्र और करना चाहूंगा। 2018 के प्रायर यानी 2018 के पहले अगर ये प्रश्न पूछा जाता, इस तरह से पूछा जाता, तो वो सही साबित हो जाता था। लेकिन जब ये संवैधानिक दर्जा इसको मिला, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो ये मिला है आर्टिकल 338B के तहत। हालांकि आयोग इसको स्वीकार करेगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। बाकी अन्य जो 5-6 प्रश्न हमने आपको बताए हैं उसमें से मुझे लगता है आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा। तो आपको सोर्सेज भी दे दिए जाएंगे, कमेंट बॉक्स में हम PDF पिन करवा देंगे। अब आपको हमारे CSAT के सर आएंगे, वो बताएंगे CSAT में किन किन प्रश्नों में दिक्कत है और आपको ऑथेंटिक जो है सोर्स प्रोवाइड वो भी करेंगे। और हमारे कमेंट बॉक्स में ये पिन कर दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप जो है पूरी सामग्री देख सकते हैं, अपने प्रश्नों को क्लेम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। टॉपिक क्या है? क्वेरी है, आपका पेपर हुआ यूपी PCS का, CSAT का पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन गलत दिए हुए आयोग ने और उनका उत्तर जो चेंज हो सकता है या फिर डिलीट हो सकता है, ये तो आयोग के ऊपर कि आयोग क्या करता है। लेकिन आप जो क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जिनको आप क्लेम कर सकते हैं, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है व्युत्पत्ति के आधार पर, और इसका जो प्रमाण है, देखिए प्रमाणिक स्रोत जवाब देंगे तभी आयोग उसको कंसीडर करेगा। सिंपल सी बात ये है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार है। आयोग ने माना क्या है इसका? C ऑप्शन माना है, तद्भव, तत्सम और देशज। जबकि किताबों में क्या मिल रहा है? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ जो है ये मिल रहा है किताबों में। कौन कौन सी किताबों में मिल रहा है ये भी आप देख लीजिए, स्रोत देख लीजिए, ताकि स्रोत आपको खोजने में आसानी हो, और स्रोत हम यहाँ पे लगवा भी देंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी किताबों में मिल रहा है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। देखिए ये कामता प्रसाद गुरु की किताब है। ठीक है, ऑथेंटिक किताब है ये, इसको आप मेंशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कामता प्रसाद गुरु की किताब है। ठीक है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। नेट पे आप सर्च करिएगा हिंदी व्याकरण और उसके आगे आप लिखिएगा archive.org। ठीक है, तो इनकी जो नेट पे जो किताब उपलब्ध है वो किताब आ जाएगी। ये हार्ड कॉपी है। इसमें जब आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है व्युत्पत्ति के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ और यौगिक। ठीक है, और इन्हीं दोनों को जब मिला देते हैं तो योग रूढ़ बन जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि व्युत्पत्ति के अनुसार, जो व्युत्पत्ति के अनुसार पेपर में पूछा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूढ़ और यौगिक शब्द। ठीक है, उसके बाद हम देखें और कौन सा स्रोत है। यहाँ पे किताब है व्यवहारिक हिंदी व्याकरण। ठीक है, श्यामचंद्र कपूर की किताब है। इसमें भी लिखा है उत्पत्ति की दृष्टि से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। ठीक है, लेकिन वही लिखा हुआ है व्युत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति 2 अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति 2 अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ व्युत्पत्ति की दृष्टि से रूढ़, यौगिक। ठीक है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ जो है वो बताई गई है यहाँ पे। तो इस वजह से इसको आप क्लेम करिएगा। साथ ही साथ एक स्रोत यहाँ पे नालंदा पब्लिकेशन की जो किताब है PN पांडे की, वैसे आयोग मानता नहीं है, लेकिन आप जब 2 स्रोत ये लगा ही रहे हैं, साथ साथ में इसको भी लगा दीजिएगा। यहाँ पे भी लिखा है व्युत्पत्ति या रचना बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो इन तीनों को आप मेंशन करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है शुद्ध शब्द है। अब शुद्ध शब्द यहाँ पे दुरवस्था को आयोग ने माना है। साथ ही साथ महात्म्य। ठीक है, महात्म्य को भी किताबों में दिया हुआ है। हरदेव बाहरी की किताब में जब आप देखेंगे तो महात्म्य जो है इसको भी शुद्ध माना गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, महात्म्य दिया हुआ है, महात्म्य। ठीक है, तो यहाँ पे महात्म्य को भी सही माना गया है, इसको भी सही माना गया। तो आयोग हो सकता है या तो इसका आंसर A और D करे, या तो इस क्वेश्चन को वो डिलीट करे। ठीक है, या तो आंसर चेंज करे। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, पूछा है निम्नलिखित में से फारसी शब्द है। फारसी शब्द पूछा गया है, आदमी को आयोग ने माना है। ठीक है, आयोग ने माना है कि जो फारसी आदमी है वो फारसी शब्द है, लेकिन फारसी शब्द नहीं है। आदमी मूल रूप से एडम से बना हुआ है। ठीक है, एडम से निकला हुआ शब्द है, और जो आदमी है मूलतः अरबी शब्द है। अरबी से ये फारसी में गया, और मुगल टाइम पीरियड में ये फारसी लैंग्वेज के जरिए ही भारत में आया था। ठीक है, फारसी भाषा के जरिए भारत में आया था, भारत में प्रचलित हुआ था आदमी शब्द। तो इस वजह से जो अरबी है, आदमी है, वो मूलतः अरबी शब्द है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शब्द रचना में देखिए आप, अरबी में दिया हुआ है आदमी। ठीक है, आदमी है वो अरबी शब्द है। इसके साथ साथ में NCERT में भी दे रखा है। ठीक है, भोला शंकर व्यास की किताब है NCERT की, यहाँ पे आप देखिए प्रमाण है आपके सामने, हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक है, इस किताब का पेज नंबर 167, कितना
पेज नंबर 167 ये पेज नंबर है। और राइटर कौन है? भोला शंकर व्यास है। इनकी किताब पर यह लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। इनकी किताब में सीधे सीधे लिखा हुआ है जो अरबी शब्द है, विदेशी शब्द, यहाँ विदेशी शब्द का जिक्र किया गया, उसमें तुर्की, अरबी, फारसी, इंग्लिश सारे को जिक्र किया गया है। अरबी शब्द में लिखा हुआ है, सबसे पहला शब्द ही आदमी लिखा हुआ है, अरबी शब्द है आदमी, ठीक है। तो इस प्रकार पता चलता है कि जो आदमी शब्द है वो फारसी ना होके मूलतः अरबी शब्द है, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे देखिए, सिनोनिम पूछा था एक आपसे एग्जाम में, ठीक है, एक सिनोनिम पूछा था। उसमें सिनोनिम में आयोग ने रिग्रेट माना है और रेपिटेंस, यहाँ पे देखिए दोनों है। ये मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी होती है ना, जैसे आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, एग्जाम में आप पढ़ते हैं, आपकी परीक्षाओं में यूपीपीसीएस पूछता है, ठीक है। तो मरियम वेबस्टर, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार जब आप देखेंगे तो यहां पे ये दोनों चीजें दे रखी हैं, ठीक है, यहां पे ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो इसको आप क्लेम करिएगा जरूर से। और उसके साथ साथ ये तो मरियम वेबस्टर की बात कर रहा हूं, यहां पे आप देखिए कॉलिंस डिक्शनरी। अब कॉलिंस डिक्शनरी जब आप देखेंगे तो कॉलिंस के अनुसार भी दे रखा है, यहां पे देखिए कॉलिंस के अनुसार भी दे रखा है, रिग्रेट और रेपिटेंस यहां पे दे रखा है। तो यहां देखिए ये कॉलिंस के अनुसार हो गया। कैम्ब्रिज के अनुसार भी देख लीजिए, जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है ना, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार भी यहां पे आप देख सकते हैं, तो दोनों दे रखा है। तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो आंसर या तो ए सी दोनों पे नंबर मिलेगा, या तो इस क्वेश्चन को आयोग डिलीट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप क्लेम जरूर करिएगा। आगे देखें, एक पैराग्राफ आया था कंप्रीहेंशन का जो पूछा गया था, तो कंप्रीहेंशन में एक पैराग्राफ पूछा गया था इंग्लिश में, ठीक है। उस पैराग्राफ में यहां पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है। उसमें एक्सेप्शनल माना है, यानी कि अपवाद स्वरूप माना है आयोग ने, ठीक है, जबकि होगा क्या, हॉरिजेंटल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल क्यों होगा? इसका सही आंसर यूजीसी नेट का पेपर है। ये देखिए, ये जो सोर्स है इसका, इस क्वेश्चन का जो सोर्स है, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 41, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का जो सोर्स है वो क्या है कि ये यूजीसी के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। यूजीसी का पेपर था और यूजीसी के पेपर में यूजीसी एनटीए ने इसको हॉरिजेंटल माना था, सेम पैसेज था, सेम पैसेज, ठीक है, और यूजीसी ने हॉरिजेंटल माना था, तो इस वजह से आप इसको लगा सकते हैं हॉरिजेंटल को, ठीक है। उसके बाद में एक देखिए, अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें दे रखा है अंतरवैयक्तिक संचार के उदाहरण कौन कौन से हैं? संगोष्ठी, पत्रकारिता, कार्यालय संचालन, पत्र लेखन, अध्ययन, अध्यापन, वार्तालाप, साक्षात्कार, ठीक है। अब यहां पे देखिए लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। आयोग ने किसको माना है? 2, 3, 5, 7, यानी कि पत्रकारिता, अध्ययन, अध्यापन, पत्रकारिता, कार्यालय संचालन, अध्ययन, अध्यापन और साक्षात्कार। देखिए अध्ययन अध्यापन हो रहा है तो उसमें भी वार्तालाप ही हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है तो उसमें भी वार्तालाप ही हो रहा है। वार्तालाप जो है वो एसेंशियल है, तो यानी कि वार्तालाप तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। छठवां ऑप्शन जो यहाँ पे दे रखा है, छठवां पॉइंट, वो छठवां पॉइंट तो ऑप्शन में होना ही होना चाहिए। अब देखिए इसका सोर्स क्या आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ये मानव संसाधन विकास केंद्र है, ठीक है, मानव संसाधन विकास केंद्र का ये डॉक्यूमेंट है और संचार कौशल के नाम से ये नेट पे उपलब्ध है, ठीक, chennaiPort.gov.in, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है chennaiPort.gov.in पे जब आप सर्च करेंगे मानव संचार कौशल, तो ये पीडीएफ खुल के आएगी। उस पीडीएफ में जब आप देखेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अंतरवैयक्तिक संचार, इसको इंग्लिश में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करना, चित्र, बातचीत, सुनना, लिखकर, फेस टू फेस, डिजिटल चर्चा और पर्सनल लेटर, इतनी चीजें आती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। अब यहाँ पे जो बातचीत है ना, बातचीत का मतलब ही वार्तालाप होता है, ठीक। तो वार्तालाप जो होता है वो बातचीत के अंतर्गत ही आता है, और इसमें जो अंतरवैयक्तिक संचार का एक उदाहरण के रूप में वार्तालाप भी है, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्लेम कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन जो है वो आयोग एकदम कंसीडर करेगा ही करेगा, इन क्वेश्चनों को आप जरूर क्लेम करिए। कुछ क्वेश्चन और भी है मैथ में, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ क्वेश्चन है जिनके प्रमाण आपके पास हो, जो भी आपके पास प्रमाण हो, प्रमाण के साथ, और प्रमाण आपका कैसा हो, ऑथेंटिक प्रमाण हो। देखिए या तो गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, या तो किसी प्रतिष्ठित राइटर की किताब हो, ठीक है, या तो कोई आयोग का कोई मतलब पीवाईक्यू को पूछा गया हो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो, या कोई किसी अन्य आयोग या यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है। उसके साथ जो प्राइमरी सोर्स होते हैं, जैसे इग्नू का आपके पास कोई सोर्स हो तो उसको भी आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ में एनसीईआरटी का सोर्स, एनसीईआरटी जो है वो बेसिक बुक है, ठीक है, तो एनसीईआरटी के जो स्रोत आपको मिले आप उनको भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इतने क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन, एक, उसके बाद देखें
शुरू से देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हुए। देखिए, एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन। यानी कि सीसैट में आप 6 क्वेश्चन पे आपत्ति अपनी दर्ज कराइए ही कराइए। ये आपत्तियां आपकी मान्य है और आपत्तियां इनको सुनी जाएंगी। जब देखेंगे आप 2021 का यूपी पीसीएस का सीसैट का पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत से क्वेश्चन डिलीट हुए थे, लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास डिलीट हुए थे, कुछ आंसर चेंज हुए थे। तो जो लोग खासकर समस्या उनके लिए उत्पन्न होती है जो बॉर्डर पे होते हैं, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, या तो 33 नंबर पर मतलब 33 क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, 32 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या 31 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 35 क्वेश्चन तक, जिनके 31 से लेके 35 क्वेश्चन तक सही होते हैं वो ज्यादा उपापोह की स्थिति में रहते हैं। इसलिए आप लोग आपत्ति अपनी जरूर दर्ज कराइए। जो भी आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपके पास ऑथेंटिक स्रोत है, तो आप आपत्ति जरूर से दर्ज कराइएगा। यहाँ पे ये सारे आपको मैंने बता दिया, जितने भी स्रोत हैं, स्रोत मैंने आपको बता दी कहाँ से ली गई हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिए और सारी चीजें आप आपत्ति दर्ज कराइए। आपत्ति दर्ज कराने की जो अंतिम तिथि है आयोग के द्वारा बताई गई 31 दिसंबर शाम 5 बजे, उससे पहले आप लोग आपत्ति जरूर दर्ज कराइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। ये हमारा सीसैट के जितने भी ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे जिसपे आप आपत्ति लगा सकते थे, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।